नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे इस खास लेक्चर में। आज हम समाजशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण को समझेंगे। इस टॉपिक में हम जानेंगे कि समाज एक सिस्टम की तरह कैसे काम करता है और इसके अलग अलग हिस्से मिलकर सामाजिक संतुलन कैसे बनाए रखते हैं। साथ ही हम चर्चा करेंगे दो महत्वपूर्ण भारतीय समाजशास्त्रियों एम एन श्रीनिवास और एस सी दुबे के विचारों की, जिन्होंने भारतीय समाज को समझने में अहम योगदान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं आसान भाषा में पूरी क्लियरिटी के साथ। ठीक है, ये हमारा यूनिट क्या है, 2 है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण जो है, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ठीक है, ये जो समाज को संगठित, संतुलित और व्यवस्थित प्रणाली के रूप में देखता है। ठीक है, इस दृष्टिकोण के अनुसार समाज के विभिन्न अंग जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति आपस में जुड़े होते हैं और मिलकर समाज को क्या करते हैं, स्थिर और संतुलित बनाए रखते हैं। ठीक है, इस सिद्धांत का मूल आधार जो है 2 प्रमुख अवधारणाओं पर टिका हुआ है। वो 2 अवधारणाएं कौन कौन सी हैं? पहली है संरचना और दूसरा है कार्य। ठीक है, अगर हम संरचना के बारे में देखें तो संरचना क्या है? संरचना से तात्पर्य समाज की बनावट या ढांचे से है, जबकि कार्य से आशय उन संरचनाओं द्वारा किए जाने वाले कार्यों से है। ठीक है, बात समझ में आ रही? यहां पर कहा जा रहा है कि संरचना से हमारा तात्पर्य क्या है? समाज में जो बनावट है या ढांचा है उससे। ठीक है, और अगर हम कार्य की बात करें तो वो जो संरचना है, उस संरचना के माध्यम से हम कौन सा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम जिस मोबाइल से आप देख रहे हैं तो मोबाइल की एक संरचना बनी हुई है। अब हर चीज को, टीवी को आप मोबाइल नहीं कह सकते। ठीक है, आप लैपटॉप को मोबाइल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि एक मोबाइल की संरचना अलग है, लैपटॉप की संरचना अलग है। वैसे ही समाज में भी सब चीज की संरचना, समाज की भी एक संरचना है। अब जैसे मोबाइल का कार्य अलग है, लैपटॉप का अलग कार्य है, टीवी का अलग कार्य है, वैसे ही कार्य से यहाँ आशय क्या है कि जो संरचना है उस संरचना से हम कौन सा कार्य करेंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? चलिए आगे देखते हैं। समाज एक ऐसी प्रणाली है जिसमें प्रत्येक संरचना का एक निश्चित कार्य होता है। ठीक है, यह दृष्टिकोण समाज को एक जीवित शरीर के समान मानता है। जिस प्रकार शरीर के अलग अलग अंग मिलकर पूरे शरीर को जीवित रखते हैं, उसी प्रकार समाज की संस्थाएं मिलकर समाज को बनाए रखती हैं। अगर हम इस बात को यहीं पे ध्यान दें तो क्या कर रहा है, समाज की संस्थाएं मिलकर समाज को बनाए रखती हैं। संस्था से मीनिंग क्या है? संस्था किसे कहते हैं आप लोग को पता होगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के रूप में लें तो विवाह। ठीक है, एक सेकेंड, इसको सही से लिख लेते हैं हम लोग। कहाँ गया? विवाह। ठीक है, विवाह क्या है? हमारी एक संस्था है। और एक संस्था अगर हम क्या देख लें, परिवार। ठीक, और क्या देख लें, ऐसे ही विद्यालय। ठीक, तो ये सब क्या है? ये संस्था हो गई। तो ये सब क्या करते हैं, जैसे शरीर में अंग है अलग अलग, हमारे हाथ, पैर, आंख, नाक, मुंह सब अलग अलग है, लेकिन ये क्या करते हैं, एक पूरे शरीर की रचना करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये जो सामाजिक संस्थाएं आपको दिख रही हैं, ये क्या करती हैं, ये समाज का निर्माण करती हैं, समाज को बनाए रखती हैं। तो इसमें विवाह का कार्य अलग है, परिवार का कार्य अलग है, विद्यालय का कार्य अलग है। ठीक है, तो आशा आप लोग को समझ में चीजें आ रही होंगी। ठीक, अगर हम उत्पत्ति की बात करें तो उत्पत्ति में देखें, यह सिद्धांत 19वीं-20वीं शताब्दी में पश्चिमी समाजशास्त्र में विकसित हुआ। इसका उपयोग विशेष रूप से औद्योगिक समाज को समझने के लिए किया गया। इसका आधार जीव विज्ञान से लिया गया, जहां समाज को एक जीवित शरीर के रूप में समझा गया। ठीक है, यहाँ समाज को एक जीवित शरीर के रूप में समझा गया है। अगर हम प्रमुख समाजशास्त्रियों के विचारों की बात करें तो इसमें हम देखते हैं, यह दृष्टिकोण मानता है कि समाज के प्रत्येक भाग का एक विशेष कार्य होता है और यही कार्य समाज की निरंतरता को बनाए रखते हैं। ठीक है, अगर हम इमानुएल दुर्खिम के अनुसार देखें, इमानुएल दुर्खिम क्या कह रहे हैं, ये कहते हैं समाज एक नैतिक व्यवस्था है जिसमें विभिन्न भाग मिलकर सामाजिक एकता बनाए रखते हैं। अगर हम पार्सन्स की बात करें, पार्सन्स कहते हैं
समाज एक ऐसा तंत्र है जिसमें विभिन्न अंग मिलकर संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, थिंकर हमारे मर्टन है। मर्टन क्या कहते हैं? समाज की हर संरचना का कोई ना कोई कार्य होता है जो समाज को बनाए रखने में योगदान देता है। ठीक, मर्टन ने जैसे बताया है कि हर संरचना के दो प्रकार या कार्य होते हैं। ठीक है, प्रकार के कार्य होते हैं, एक प्रकट कार्य और दूसरा अप्रकट कार्य। अगर हम प्रकट कार्य की बात करें तो जो स्पष्ट और दिखाई देने वाले होते हैं, अप्रकट कार्य की बात करें जो छुपे हो लेकिन महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, मुख्य अवधारणाएं, हमारी मुख्य अवधारणाएं क्या है? इस दृष्टिकोण को सही ढंग से समझने के लिए इसके दो मूल आधार हैं, संरचना और प्रकार्य। सबसे पहले संरचना को समझना जरूरी है। संरचना का अर्थ है समाज का ढांचा, यानी वे संस्थाएं जिनसे मिलकर समाज बनता है। इसमें परिवार, शिक्षा, धर्म, राजनीति, अर्थव्यवस्था जैसी संस्थाएं शामिल होती हैं। ये सभी मिलकर समाज की एक स्थायी बनावट तैयार करती हैं। ठीक है, संरचना समाज का ढांचा है जो समाज को आकार देता है। ठीक, दूसरी महत्वपूर्ण अवधारणा क्या है? प्रकार्य। प्रकार्य का अर्थ है किसी भी सामाजिक संरचना द्वारा किया जाने वाला कार्य या भूमिका। हर संस्था का समाज में एक निश्चित कार्य होता है, जैसे परिवार बच्चों का पालन पोषण करता है, शिक्षा ज्ञान प्रदान करती है और धर्म नैतिक मूल्यों को सिखाता है। तो हर सामाजिक संरचना का एक निश्चित कार्य होता है जो समाज को बनाए रखता है। ठीक, इस प्रकार जब हम संरचना और प्रकार्य को एक साथ देखते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि समाज केवल संस्थाओं का समूह नहीं है, बल्कि एक कार्यशील तंत्र है जहां हर भाग अपना योगदान देता है। ठीक है, अगर हम विशेषताएं की बात करें, विशेषताओं की, तो इसकी विशेषता क्या है? ये एक संगठित संरचना के रूप में है। ठीक है, जहां सभी भाग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। समाज का कोई भी हिस्सा अलग थलग नहीं होता, बल्कि हर संस्था किसी न किसी रूप में अन्य संस्थाओं से संबंधित होती है। ठीक है, यह दृष्टिकोण यह मानता है कि समाज के प्रत्येक भाग का एक विशिष्ट कार्य होता है। यही कार्य समाज को स्थिरता और निरंतरता प्रदान करते हैं। ठीक है, यदि कोई संस्था अपना कार्य सही ढंग से नहीं करती तो समाज में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इस सिद्धांत में संतुलन को अत्यधिक महत्व दिया गया है। इसका अर्थ है कि समाज अपने आप को संतुलित बनाए रखने की क्षमता रखता है। यदि समाज के किसी एक भाग में परिवर्तन होता है तो अन्य भाग में भी अपने आप उसके अनुसार क्या करता है? ढाल लेते हैं। ठीक है, समाज एक क्या है? सेल्फ एडजस्टिंग सिस्टम है जो संतुलन बनाए रखता है। ठीक, इसके साथ ही यह दृष्टिकोण परस्पर निर्भरता को भी स्वीकार करता है। इसका मतलब कि समाज के सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए शिक्षा प्रणाली अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है और परिवार शिक्षा को प्रभावित करता है। इस प्रकार सभी संस्थाएं क्या होती हैं? आपस में जुड़ी होती हैं। कोई भी संस्था अकेले काम नहीं करती है। ठीक है, एक और महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह दृष्टिकोण वास्तविक जीवन और फील्ड स्टडी पर आधारित होता है। समाजशास्त्री वास्तविक समाज में जाकर अध्ययन करते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि विभिन्न संस्थाएं कैसे कार्य कर रही हैं। ठीक है, अगर हम इसके महत्व की बात करें तो संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण समाज की संरचना और कार्य प्रणाली को समझने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें समझने में सहायता करता है कि समाज के विभिन्न अंग किस प्रकार मिलकर समाज को स्थिर और व्यवस्थित बनाए रखते हैं। यह दृष्टिकोण सामाजिक संस्थाओं जैसे परिवार, धर्म, शिक्षा और जाति के कार्य को स्पष्ट करता है और उनके महत्व को दर्शाता है। ठीक है, समाज का हर भाग जरूरी है। इसके माध्यम से हम समाज में संतुलन और व्यवस्था की प्रक्रिया को समझ सकते हैं। यह दृष्टिकोण विशेष रूप से ग्रामीण समाज और भारतीय सामाजिक संरचना को समझने में बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। आलोचना अगर हम देखें, ठीक है, तो संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह संतुलन और स्थिरता पर अधिक जोर देता है और समाज में मौजूद संघर्ष को नजरअंदाज कर देता है। यह दृष्टिकोण सामाजिक असमानता, शोषण और संघर्ष जैसी समस्याओं को पूरी तरह क्या करता है? स्पष्ट नहीं कर पाता। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को क्या करता है? नजरअंदाज करता है। तो यानी ये जो
ये जो परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण है ये समाज में सिर्फ संतुलन और स्थिरता पर ही हमेशा जोर देता है, बहुत अत्यधिक जोर देता है। समाज में जो संघर्ष है, जो असमानताएं हैं, जो शोषण होता है समाज में, उसको क्या करता है, ये पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, देखता ही नहीं है। ठीक है। इसके अलावा ये दृष्टिकोण परिवर्तन को बहुत धीमी प्रक्रिया के रूप में देखता है, जबकि आधुनिक समाज में परिवर्तन तेज गति से होता है। कुछ विद्वानों के अनुसार यह दृष्टिकोण समाज को अत्यधिक स्थिर मानता है और वास्तविक गतिशीलता को पर्याप्त महत्व नहीं देता। ठीक, चलिए हमने इसके महत्व को समझ लिया है। अब हम इनके थिंकर को देख लेते हैं। हमारे जो पहले थिंकर हैं एम.एन. श्रीनिवास। ठीक है, मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास, ये हमारे थिंकर हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण थिंकर हैं। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, बहुत सारी बुक्स लिखी, इनकी बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उन्होंने जो अवधारणाएं दी हैं उन अवधारणाओं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो एम.एन. श्रीनिवास का जो जन्म है 1916 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1999 में हुई थी। ठीक, चलिए हम इनका परिचय विस्तार से देख लेते हैं। क्या परिचय है। मैसूर नरसिम्हाचार श्रीनिवास का जन्म 16 नवंबर 1916 को मैसूर कर्नाटक में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी, मैसूर से। ठीक है, आगे उच्च शिक्षा के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पूरी की। ये प्रसिद्ध समाजशास्त्री ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन से प्रभावित हुए। वे भारतीय समाजशास्त्र के प्रमुख विद्वान थे। ठीक है, जिन्होंने विशेष रूप से भारतीय ग्रामीण समाज और जाति व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। एम.एन. श्रीनिवास ने फील्ड स्टडी को अत्यधिक महत्व दिया और रामपुरा गांव का अध्ययन किया। ठीक है, उन्होंने प्रमुख योगदान जो अगर देखें तो संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण और प्रभु जाति की अवधारणाएं महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके माध्यम से उन्होंने भारतीय सामाजिक परिवर्तन को समझाया। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और बेंगलोर यूनिवर्सिटी में अध्यापन किया। उनका निधन कब हुआ, 30 नवंबर 1999 को। ठीक है, तो श्रीनिवास ने भारतीय समाज को फील्ड स्टडी, फंक्शन, अप्रोच के आधार पर समझाया। ठीक है, उन्होंने भारतीय समाज को विशेषकर ग्रामीण समाज और जाति व्यवस्था का गहन अध्ययन किया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। मुख्य अवधारणाएं हैं। अगर हम एम.एन. श्रीनिवास की मुख्य अवधारणाएं, मेजर जो उनके काम रहे, उनके आइडियाज रहे, अगर हम देखें तो इसमें अगर आता है जो प्रसिद्ध बुक है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया। ये किताब हर एग्जाम में पूछी जाती है, हर एग्जाम में देखी जाती है कि ये बुक किसने लिखी है। ठीक है, और सोशल स्ट्रक्चर के बारे में पूछा जाता है। इन्होंने फील्ड वर्क किया है कहाँ, रामपुरा गांव। ठीक है, और इनकी एक बुक आती है द रिमेंबर विलेज। और जो इनकी प्रमुख अवधारणाएं में से एक है संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन। ठीक है, एक पुस्तक और है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। तो ये सारी बहुत ही इनकी क्या प्रसिद्ध रचनाएं हैं, प्रसिद्ध अवधारणाएं हैं। हम सारी इनकी जो रचनाएं हैं इनको हम विस्तार से देख लेते हैं, क्या है, किसे कहा जाता है। संस्कृतिकरण के अगर हम बारे में बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगर इसके हम अर्थ की बात करें किसे कहा जाता है, तो एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें निम्न जातियां उच्च जातियों की जीवन शैली, रीति रिवाज, खान पान और धार्मिक प्रथाओं को अपनाकर अपनी सामाजिक स्थिति को सुधारने का प्रयास करते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए मांसाहार को छोड़कर शाकाहार अपनाना, ब्राह्मणों की तरह पूजा पाठ करना, पवित्रता के नियम अपनाना। ठीक है, तो निष्कर्ष क्या निकला, यह प्रक्रिया सामाजिक गतिशीलता को दर्शाती है। शुरुआत में इसको एम.एन. श्रीनिवास ने ब्राह्मणीकरण नाम दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने इसका नाम बदलकर संस्कृताइजेशन कर दिया था। तो इससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक, अगला क्या है इनका, पश्चिमीकरण। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, वह प्रक्रिया जिसमें भारतीय समाज पर पश्चिमी संस्कृति, शिक्षा, तकनीक और जीवन शैली का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए जैसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार, आधुनिक शिक्षा प्रणाली और तकनीकी विकास। ठीक है, यानी अगर हम शॉर्ट में समझें तो पश्चिमीकरण क्या है, वेस्ट का इन्फ्लुएंस। ठीक है, इंडियन सोसाइटी में बदलाव। अगला क्या है, प्रभु जाति। प्रभु जाति किसे कहते हैं, वह जाति जो किसी क्षेत्र में संख्या, भूमि और शक्ति के आधार पर सबसे प्रभावशाली होती है। जैसे अधिक जनसंख्या हो या भूमि का स्वामित्व ज्यादा हो या उनकी
पास राजनीति शक्ति हो तो उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कास्ट कहते हैं, ठीक है, प्रभुत्वशाली जाति कहते हैं। तो सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन, श्रीनिवास के अनुसार भारतीय समाज में परिवर्तन मुख्यतः दो प्रक्रियाओं से होता है। किससे? संस्कृताइजेशन से और वेस्टर्नाइजेशन से, ठीक है। इन दोनों के कारण समाज में धीरे धीरे बदलाव आता है, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या अप्रोच रहा, ठीक, श्रीनिवास का स्ट्रक्चरल फंक्शन अप्रोच, ठीक। तो श्रीनिवास ने समाज को एक फंक्शनल सिस्टम के रूप में देखा है। समाज के हर भाग का एक कार्य होता है। जाति व्यवस्था समाज को संगठित रखती है, ठीक है। जैसे गांव एक कंप्लीट सोशल सिस्टम है, ठीक है। उन्होंने मैसूर में फील्ड स्टडी करके अपने सिद्धांत दिए हैं, ठीक। तो श्रीनिवास के योगदान को हम देखें तो क्या योगदान रहा है? इन्होंने भारतीय समाज का वैज्ञानिक अध्ययन किया, जाति व्यवस्था को नई दृष्टि से समझाया और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को स्पष्ट किया, ठीक है। और फील्ड वर्क को समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण बनाया। आगे अगर हम देखते हैं महत्व क्या है, भारतीय समाज की वास्तविक समझ दी, गांव और जाति के अध्ययन को मजबूत किया और सामाजिक परिवर्तन को क्या क्या समझाया है, ठीक है। अगर हम आलोचना की बात करें तो एम एस श्रीनिवास की जो आलोचना होती है, इन्होंने जाति व्यवस्था को कुछ हद तक सकारात्मक दिखाया है, ठीक है। संस्कृताइजेशन पर अत्यधिक जोर दिया है, आर्थिक कारकों को बहुत कम महत्व दिया है और सभी समाजों पर लागू नहीं होता है। इन्होंने जो रचनाएं दी हैं तो ये सभी समाजों पर लागू नहीं होता है और ये आर्थिक कारकों पर बहुत ही कम महत्व देते हैं, ठीक है। इसलिए इनकी आलोचना की जाती है, कई विद्वान इनकी आलोचना करते हैं इस कारण से, ठीक। अब इस वीडियो में हमारे आखिरी थिंकर हैं एस.सी. दुबे, ठीक। एस.सी. दुबे भी भारतीय समाजशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक है, बहुत ही महत्वपूर्ण समाजशास्त्री हैं। तो चलिए हम इनका पहले परिचय देख लेते हैं। क्या रहा है परिचय? एस.सी. दुबे का पूरा नाम जो है श्यामा चरण दुबे, ठीक है। इनका जन्म जो है 1922 में मध्य प्रदेश में हुआ था। उन्होंने समाजशास्त्र और मानव शास्त्र में उच्च शिक्षा प्राप्त की और एक प्रतिष्ठित विद्वान के रूप में अपनी पहचान बनाई। वे कुशल शिक्षक, शोधकर्ता और प्रशासक थे जिन्होंने भारतीय समाज, विशेषकर ग्रामीण समाज और विकास का गहन अध्ययन किया। उन्होंने अपने अध्ययन में फील्ड वर्क को अत्यधिक महत्व दिया और गांव को एक कंप्लीट सोशल सिस्टम के रूप में प्रस्तुत किया, जहां परिवार, जाति, धर्म और अर्थव्यवस्था जैसी संस्थाएं आपस में जुड़ी होती हैं। उनके प्रमुख विचारों में ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, ठीक है, परंपरा और आधुनिकता का सह अस्तित्व तथा ग्रामीण विकास की अवधारणा शामिल है, ठीक है। इन्होंने इंडियन विलेज इंडिया और इंडियाज चेंजिंग विलेज जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी। इनका निधन 1996 में हुआ था, ठीक है। कृतियां जैसा मैं बता चुका हूं आपको, इंडियन विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेज और विलेज इंडिया इनकी प्रमुख पुस्तकें या प्रमुख कृतियां रही हैं। हम विचार पर देख लेते हैं, मुख्य विचार क्या रहा है एस.सी. दुबे का। दुबे के अनुसार भारतीय गांव केवल एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण सामाजिक प्रणाली है। गांव में विभिन्न संस्थाएं जैसे परिवार, जाति, धर्म, अर्थव्यवस्था आपस में जुड़ी होती हैं और मिलकर समाज को संचालित करती हैं, ठीक है। सोशल स्ट्रक्चर, उन्होंने बताया कि समाज की संरचना विभिन्न संस्थाओं से मिलकर बनती है, जैसे परिवार, जाति, धर्म, आर्थिक व्यवस्था। ये सभी क्या करते हैं? समाज को स्थिर और व्यवस्थित बनाए रखते हैं, ठीक है। अगर हम परंपरा और आधुनिकता की बात करें तो दुबे का मानना था कि भारतीय समाज में परंपरा और आधुनिकता क्या है, साथ साथ चलती है। जैसे परंपरा क्या हो गई, पुराने मूल्य और रीति रिवाज। आधुनिकता क्या है, नई तकनीक और शिक्षा और विकास, ठीक है। डेवलपमेंट की बात करें तो यानी विकास और परिवर्तन की बात करें तो दुबे ने ग्रामीण विकास और सामाजिक परिवर्तन पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने बताया कि विकास केवल आर्थिक नहीं होता, बल्कि यह सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षिक परिवर्तन भी लाता है। उदाहरण के लिए शिक्षा का प्रसार, कृषि में सुधार, नई तकनीक का उपयोग, ठीक है। अगला क्या है, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड प्लानिंग। उन्होंने यह भी बताया कि सरकारी योजनाएं और नीतियां ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विकास
योजनाओं के माध्यम से समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। अप्रोच की बात करें तो दुबे ने समाज को एक फंक्शनल सिस्टम के रूप में देखा है। ये कहते हैं कि हर संस्था का एक कार्य होता है, गांव एक संगठित इकाई है, सभी भाग एक दूसरे पर निर्भर हैं। फील्ड स्टडी के आधार पर इन्होंने बताया कि समाज को समझने के लिए ग्राउंड लेवल स्टडी क्या है, जरूरी है। ठीक है। और योगदान की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय ग्रामीण समाज का इन्होंने गहन अध्ययन किया है, विलेज स्टडी को समाजशास्त्र में महत्व दिया है, विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया को समझाया है। ठीक है। परंपरा और आधुनिकता के संबंध को क्या किया इन्होंने, स्पष्ट किया है। महत्व की बात करें तो भारतीय गांव को वास्तविक समझ दी, विकास के सामाजिक पहलुओं को समझाया, समाजशास्त्र को व्यवहारिक बनाया। ठीक है। दुबे ने भारतीय समाज को ग्राउंड रियलिटी से जोड़कर समझाया है। आलोचना की अगर हम बात कर लें तो आलोचना में इनकी जो आलोचना होती है, इन्होंने ग्रामीण समाज पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है, शहरी समाज पर इन्होंने चर्चा ना के बराबर की, कम की है। ठीक है। कुछ निष्कर्ष जो है इनकी सामान्यकृत हैं। आर्थिक असमानता पर ये क्या करते हैं, कम जोर देते हैं। ठीक है। उस पर कम ध्यान देते हैं। ठीक है। तो इसके बाद हमारे दुबे से रिलेटेड जो भी विचार हैं मैंने आपको बता दिया। इससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं ये नीचे दिए गए हैं, तो आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए और इसके आंसर करने की भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण क्या है। ठीक है। श्रीनिवास और एस दुबे के योगदान का वर्णन कीजिए, एस दुबे के ग्रामीण समाज संबंधी विचारों का विश्लेषण कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है। संस्कृताइजेशन क्या है, वेस्टर्नाइजेशन क्या है, ठीक, डोमिनेंट कास्ट क्या होती है, एस दुबे के अनुसार गांव क्या है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने समझा संरचनात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण क्या है और कैसे एम एन श्रीनिवास तथा एस दुबे ने भारतीय समाज के अध्ययन में से लागू किया। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। एकदम सब्सक्राइब करना भूलें ना। ऐसे ही आसान और एग्जाम ओरिएंटेड लेक्चर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।